तो चलिए आज से एक नई यूनिट हम शुरू करते हैं जिसको आप सभी जानते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के नाम से। देखिए फ्लूइड मैकेनिक्स अगर मैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यानी कि यहाँ से आपको कंफर्म है कि एक से दो क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि इस पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स को हम दो हिस्सों में तोड़कर पढ़ते हैं। पहला इसके अंदर में हम देखते हैं पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स को एज स्टैटिक, और जब हम दूसरा बात करेंगे तो इसी को हम देखेंगे डायनेमिक की फॉर्म के अंदर में। और जब आप डायनेमिक के अंदर में जाएंगे तो वहां पे बर्नौलीज थ्योरम हो गया या फिर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हो गया, तो वहां से आप कंफर्मली इक्वेशंस के बेसिस के ऊपर में न्यूमेरिकल्स को पाएंगे। और जो हमारे पास में स्टैटिक है, इसमें बेसिक आपको प्रेशर से रिलेटेड चीजें मिलती हैं कि कैसे हम प्रेशर को डिफाइन करते हैं और क्या इन सब चीजों के बीच में रिलेशन होती है और कैसे आप इसको मेजर करते हैं। तो दो तरीके से हम पढ़ेंगे स्टैटिक को लेकर कि क्या हमारे पास में स्टैटिक होता है और क्या हमारे पास में डायनेमिक होता है। अगर मैं जनरली आप लोगों से पूछूं कि एक स्टैटिक फ्लूइड को आप क्या नाम मतलब किस तरह से डिफाइन करेंगे और डायनेमिक फ्लूइड को कैसे डिफाइन करेंगे, तो इसको पढ़ने से पहले आपको फ्लूइड की एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेसिक। देखो फ्लूइड को अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो फ्लूइड के पास में कोई भी शेप एंड साइज नहीं होती है। पहली पॉइंट आप लोग ये ध्यान रखेंगे, मैं बार बार बता रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू का आज जो लेक्चर होगा इसके अंदर में बेसिक इंट्रोडक्शन चलेगा और इंट्रोडक्शन से रिलेटेड सारी चीजें आगे आपको देखने को मिलेंगी। जिसका आज का लेक्चर खराब हो गया तो समझ लो आगे उसके लिए दिक्कत आने वाली है। उसको फिर ये समझ में नहीं आएगा कि स्टैटिक फ्लूइड क्या होता है मेरे पास में, डायनेमिक फ्लूइड क्या होता है और कैसे इनको हमें इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर में। तो पहली जो फ्लूइड की अगर कोई भी आप लोगों से पूछता है कि क्या डेफिनेशन है, तो इसके पास में कोई भी अपना शेप एंड साइज नहीं होता है। पहला पॉइंट तो आप लोग को ध्यान होना चाहिए। ठीक है भाई। दूसरा अगर मैं बात करूं तो हमें तो जर्नल हम देखते हैं कि हम किसी गिलास में डाल दिया या किसी मग के अंदर में पानी डाल दिया तो वो उसके जैसा बन जाता है वो। हालांकि वहां पर आपने कह दिया कि भाई उसके पास में तो एक शेप है, आपने एक मग के अंदर में डाल दिया तो पानी यहाँ पर आ गया इसके अंदर में। एक मैं कोई गोल आकार की चीज लूं और उसके अंदर में पानी को डालूं तो वहां पर भी वो शेप ले लेता है। यानी कि इसके पास में अपनी कोई शेप एंड साइज नहीं होती है, लेकिन जिस भी कंटेनर में आप इसको डालते हैं इट टेक द शेप एंड साइज ऑफ दैट कंटेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है कि जो फ्लूइड होता है जिस भी कंटेनर के अंदर में आप डालेंगे उसका शेप एंड साइज अपने आप ये एक्वायर कर लेता है। ये पॉइंट तो आप लोगों को पहले से जानकारी होगी। लेकिन अब जो तीसरा पॉइंट बताऊंगा उसमें आप लोगों को मे भी थोड़ा बहुत क्लैरिटी नहीं हो, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर के अंदर में हम पढ़ेंगे तो और अच्छे से इसके बारे में समझ में आएगा कि कहाँ से सारे पॉइंट्स हमारे लिए निकल कर आते हैं। तो फ्लूइड जो होता है अगर आप उसको मूव करता हुआ देखते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर में आपने देखा या फिर टिल्ट करके आपने देखा, तो जो फ्लूइड होता है वो फ्लो करता है बिकॉज ऑफ इट्स वेट। अगर हमने कोई भी एक्सटर्नली फोर्स उसके ऊपर में नहीं लगाया है तो वो फ्लूइड अपनी इस वेट के कारण में क्या कर जाता है, फ्लो कर जाता है। मूव नहीं कहेंगे इसके अंदर में क्योंकि सरफेस के साथ में टच में चलता है, तो बेसिकली ये उसके वेट के कारण में अपना एक फ्लो डिजाइन करता है। तो अगर कोई आप लोगों से फ्लूइड की बेसिक डेफिनेशन पूछ ले तो आपको ये तीन चीजें ध्यान होनी चाहिए कि इसका अपना कोई भी शेप एंड साइज नहीं होता है। जिस भी कंटेनर में डालेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं, जिस भी कंटेनर में आप इसको इंसर्ट करेंगे ये उसी का शेप ले लेता है। और ये पूछा जाए कि ये फ्लो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ इट्स वेट। और क्लैरिटी आएगी आगे जब पढ़ते चलेंगे, ठीक है। अच्छा एक इंफॉर्मेशन है, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर में देख रहे हैं तो कुछ हमारे पास में डेमो लेक्चर्स होते हैं जिनको हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स से रिलेटेड कुछ भी इंक्वायरी करनी है तो हमारी फोटोनिक्स ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। प्रॉपर हमारे पास में कोर्सेज जो है वो लॉन्च किए हुए हैं, जो भी आपको रिक्वायर है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही इसके टेलीग्राम चैनल का भी एक लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि प्रॉपरली आपको अपडेट्स वहां पर प्रोवाइड करते रहें। चलिए अब बात करते हैं टॉपिक को लेके कि हमें इसके अंदर में पढ़ना क्या होता है। तो फ्लूइड पढ़ने के लिए हमें बेसिक बेसिक चीजों की जानकारी होनी चाहिए। यानी कि कोई भी पार्टिकल है आप अच्छे से इसके बारे में जानते हैं, अभी बिल्कुल इंट्रोडक्शन टाइप चल रहा है हमारा, अभी तो बहुत चीजें इसके अंदर पढ़नी है। मास, मास आप सभी जानते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। अब जल्दी जल्दी कहानी मैं बताता जाता हूँ, ये आपके बेसिक बिल्कुल ध्यान है आप लोगों को। जो मैं निकालना चाहूंगा उसके ऊपर मैं थोड़ा सा यहाँ पर मैं कंसंट्रेट करवाऊंगा। प्रेशर क्या होता है बेसिकली और कैसे आप उसको डिफाइन करते हैं। नॉर्मली आप प्रेशर को क्या बोलते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। और प्रेशर हमारे पास में क्या होती है, स्केलर यूनिट होती है, हमने पहले भी इसके स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के केसेस के अंदर में देखा है। और फोर्स हमारे पास में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो ये स्केलर कैसे बन गया भाई, क्या ऐसे बना है कि ये वेक्टर से वेक्टर कट गया, लो भाई ये मेरे पास में स्केलर बन गया। आखिर क्या इन सब की चीजों के पीछे रीजन होता है और जो हम ये इक्वेशन लिखते हैं क्या हमारी सही है।
अगर नहीं है तो हमें कैसे इसको रिप्रेजेंट करना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर बात करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जो ऐसी चीज़ें जो हमें बार बार जरूरत पड़ती रहेगी उनके ऊपर में हम बात कर लेते हैं। हालांकि पता सभी को, लेकिन मैं आपका थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहा हूँ उन चीज़ों का। दूसरा, आप लोग जानते हैं वॉल्यूम को लेके, वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितनी क्वांटिटी उसके अंदर में आ सकती है, और इसकी यूनिट हमारे पास में क्या होती है, मीटर क्यूब। अगर ऐसा यूनिट्स की बात करते हैं तो वॉल्यूम ये हो गया मीटर क्यूब हो गया। और इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है जनरली हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं और मास को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, और एक चीज बार बार हमें जरूरत पड़ेगी इसके अंदर में, वो पड़ने वाली है लीटर की, क्योंकि जब भी हम वॉल्यूम को मेजर करते हैं तो उसकी लीटर के अंदर में हम चीजों को मेजर करते हैं। तो अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो 1 लीटर, ध्यान से देख लेना भाई, 1 लीटर के अंदर में कितने, या तो पूछ लेगा सेंटीमीटर होते हैं, या फिर पूछ लेगा कितने डेसीमीटर होते हैं, या फिर पूछ लेगा कितने मीटर होते हैं। तो 3 कन्वर्जन आपको अच्छे से आने चाहिए, आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर में बार बार इनकी जरूरत पड़ने वाली है। तो 1 लीटर के अंदर में होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है भाई। दूसरा, अगर मैं इसी को मीटर के अंदर में लिखना चाहूं तो वी कैन राइट इट एज 10⁻³ मीटर क्यूब। और यही चीज मुझे सेंटीमीटर के अंदर में लिखनी हो तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसको 10⁻³ मीटर क्यूब। तो ये 3 कन्वर्जन आप लोग को अच्छे से आने चाहिए कि लीटर के अंदर में, या फिर मुझे मीटर क्यूब से लीटर के अंदर में जाना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको अच्छे से आप लोग पीटीआर यानी कि पॉइंट टू रिमेंबर, या फिर मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट के रूप में भी आप इसको मान सकते हैं। ठीक है भाई, ये हमें कन्वर्जन आ गया। देखो ज्यादा इसके अंदर में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं, कन्वर्जन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इतनी डिटेल में आपके कम्पिटिटिव में कोई नहीं पूछा जाता। ये रिलेशन हमें जरूर ध्यान में रहना चाहिए कि अगर मेरे पास में मीटर क्यूब है तो मुझे लीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कर दूंगा, 10⁻³ से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और इसमें कन्वर्जन ये सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ओके, अच्छा अब देखो, मास को लेके और वॉल्यूम को लेके एक टर्म डिफाइन करी जाती है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लेते हैं कि एक आपका विलेज है, कोई भी गांव है आपका जहां पर भी आप लोग रह रहे हैं, और एक है शहर, इस शहर को मान लेते हैं दिल्ली। ठीक है भाई, दोनों का एरिया मैंने सेम लिया। वहां पे मेरा जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन था, मैंने 100 मीटर स्क्वायर का एक एरिया कंसिडरेशन में ले लिया। यहां पर भी मैंने 100 मीटर स्क्वायर का एक एरिया कंसिडरेशन में ले लिया। एक जनरलाइज मैं बता रहा हूँ कि छोटी सी एक टर्म मैं डिफाइन करना चाहूंगा इससे। तो इस पोजीशन पर मैं देखूं, एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां पर है, एक पर्सन यहां, तो टोटल इस 100 मीटर स्क्वायर के एरिया के अंदर में कितने पर्सन अवेलेबल है, 4 पर्सन अवेलेबल है। और यहां पर मैं देखूं तो इस केस के अंदर में लगभग 20-25 पर्सन होंगे। जो 100 मीटर स्क्वायर मैंने एरिया लिया है, इसके अंदर में मान लेते हैं 25 लोग रह रहे हैं। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि ये जो एरिया था, सेम एरिया मैंने कंसिडर किया है, यानी कि सेम जगह मैंने कंसिडर किया, इतना मैंने एक चौका वहां से काट लिया है। और उसमें मैं देख रहा हूं तो ये जो एरिया है इसके अंदर में पॉपुलेशन बहुत कम है, और इसके अंदर में यानी कि थोड़ी सी दूरी चलोगे दूसरा पर्सन मिल जाएगा, थोड़ी चलोगे दूसरा पर्सन, थोड़ा चलोगे तो दूसरा पर्सन हमारे पास में मिल जाएगा। यानी कि आप धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो आपको पॉपुलेशन वहां पर बहुत ज्यादा मिल रही है। तो दोनों केसेस को कंसीडर करें तो इस केस को आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास में लेस डेंस है। ठीक है, क्योंकि डेंस का मतलब होता है कि कितना वहां पर हमारे पास में आसपास में लोग जुड़े हुए हैं बहुत, ये कहो कि कंजेशन वहां पर ज्यादा है। लेकिन इस केस के अंदर में देख रहे हो तो कंजेशन उतना नहीं है पार्टिकल्स का। बेसिकली अगर पार्टिकल की बात करें तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा कंजेशन है, तो आप कहेंगे कि हाईली डेंस है। या फिर आप इसको ये भी बोल देते हैं कि ये हाईली पॉपुलेटेड जो प्लेस है। अब इस चीज को मैं इन दो टर्म्स के साथ में डिफाइन करना चाहता हूं हमारे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर में, जिसको बोला जाता है डेंसिटी के नाम से। अब ये डेंसिटी क्या कहती है? डेंसिटी को थोड़ा सा इसके अंदर में हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब क्योंकि जो मेरे पास फ्लूइड है, हमें ये तो पता है कि फ्लूइड की अपनी कोई शेप नहीं होती है, कोई इसका साइज नहीं होता है, तो मैं डायरेक्टली इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको किसी ना किसी एक कंटेनर के अंदर में डालना पड़ेगा। भाई जो शेप एंड साइज दूंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ कंटेनर में डालना पड़ेगा, तभी मैं इसका कुछ शेप और साइज प्रोवाइड कर सकता हूँ। लो जी, हमने इसका शेप एंड साइज प्रोवाइड कर दिया, ये इस कंटेनर का अपना शेप ले लेगा, क्योंकि पहली स्लाइड के अंदर में मैंने आप लोगों को यही समझाया कि ये जिस भी कंटेनर में डाला जाएगा उसकी शेप एंड साइज ये ले लेता है। ठीक है भाई, इतना हमें समझ में आता है। अब यहां पर देखो कि ये 1 लीटर का वॉल्यूम, मतलब यहां पर हम बात करें 1 लीटर ले लो या फिर 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब की बात कर लो, तो 1 लीटर का जो कंटेनर था उसके अंदर में जो फ्लूइड आपने डाला है,
ये जो फ्लूइड डाला है इसका कितना वेट है। फिर से समझाऊं कि जो 1 लीटर चीज आपने लिया है, क्योंकि हम सारी कंसिडरेशन इस पर के हिसाब से लेते हैं। देखो ये जो नीचे लिखा हुआ है इसका मतलब है पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम की कोई भी आप यूनिट ले सकते हैं, 1 लीटर की बात कर सकते हैं, 1 मिलीलीटर की बात कर सकते हैं, वो फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी डेंसिटी डिफाइन कर दी जाएगी, इतने मिलीलीटर में इतना वॉल्यूम है, इतना मास है उसका। और चाहे आप इसको डेसीमीटर क्यूब के अंदर में डिफाइन कर दो, या फिर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में डिफाइन कर दो, या फिर आप मीटर क्यूब के अंदर में डिफाइन कर दो, जो भी यूनिट आपको डिफाइन करनी हो आप इजिली इसके अंदर में कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये वॉल्यूम की बात कर रहा है। क्यों वॉल्यूम में लिया गया? क्योंकि हम इसकी शेप एंड साइज को डिफाइन नहीं कर सकते थे, तो हम एक कंटेनर के अंदर में इसकी शेप को डालना पड़ा, और वहां से मैं इसकी 1 लीटर वॉल्यूम की कैलकुलेशन कर रहा हूं। तो 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर में कितना हमारा ये पार्टिकल या फ्लूइड जो डाला है, इसके जो पार्टिकल्स हैं उन सब पार्टिकल्स के मासेस को मैं अगर कंबाइन कर लूं, सभी को जोड़ लूं, तो ये इस पूरे फ्लूइड का क्या आ जाएगा? मास आ जाएगा। और इस मास को हम डिवाइड कर देते हैं उसके वॉल्यूम से, तो हमें पता लगता है उसकी डेंसिटी के बारे में। और इस डेंसिटी को नॉर्मली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से डिफाइन करते हैं, और इसको मास को हम डिफाइन करते हैं एम से, और वी को हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम से। तो हमारे पास में रिलेशन कुछ इस तरह की बनकर आ जाएगी। और अगर आप इसको लिखना चाहें, इसके यूनिट्स के बारे में बात करना चाहें, तो यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर क्यूब। क्योंकि हमें ऐसा यूनिट्स के अंदर में बात करनी होती है, तो हम केजी पर मीटर क्यूब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल्स के अंदर में आप लोगों को एक बड़ी खूबसूरत यूनिट मिलेगी, और वो यूनिट मिलती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। न्यूमेरिकल के अंदर में मैं कहता हूं कि 99% आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पर काम करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि हमें एक टर्म डिफाइन करनी पड़ती है जिसको आप सभी जानते हैं, किस नाम से? स्पेसिफिक रिलेटिव, या फिर स्पेसिफिक जो डेंसिटी होती है उसके नाम से। किस नाम से? रिलेटिव या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। अब ये होती क्या भाई? ये होती है हमारे पास में, मान लेता हूं कि मेरे पास एक कंटेनर के अंदर में ऑयल है, यहां पर ऑयल ले लिया हमने, और इस केस के अंदर में दूसरा मैंने ले लिया वाटर। वाटर ले लिया। अभी मैं आपसे बात कर रहा था कि हम ग्राम पर मीटर पर सेंटीमीटर क्यूब को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ये वाला जो है, क्योंकि इसके ऊपर में न्यूमेरिकल्स आपको इसी तरह के डेटाबेस के ऊपर में मिलते हैं। रीजन बीइंग कि जो हमारे पास में वाटर होता है, ध्यान से सुन लेना इसको, कि जो हमारे पास में वाटर होता है उसकी उसकी जो डेंसिटी होती है वो होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आप नोट कर लेंगे कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब ये यूनिट किसके अंदर में ली है मैंने? ग्राम के अंदर में, यानी कि सीजे सिस्टम को मैंने यूज किया और उसमें इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। अब बात करें इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि रिलेटिव और स्पेसिफिक डेंसिटी होती क्या है। तो जो भी मटेरियल लिए है, मतलब जो भी मीडियम आप ले रहे हो, चाहे ऑयल ले रहे हो या कैरोसिन ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो आप, जो अपने आप में एक फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब जिसका अपना कोई शेप नहीं है, कोई उसका साइज नहीं है, जिस भी कंटेनर में आप डालेंगे उसकी वो शेप एंड साइज एक्वायर कर लेगा। और तीसरा पॉइंट कि वो हमेशा अपने वेट के कारण में फ्लो करता है, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने उसके ऊपर में नहीं लगाई है तो ये मेरे लिए क्या हो गया कि मीडियम हो गया। कुछ भी हो सकता है, ये ऑयल हो सकता है, जो हमारे पास में फ्लूइड के अल्कोहल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो। और ये हमारे पास में वाटर है। तो मैं इस ऑयल की डेंसिटी को अगर कंपेयर करूं वाटर की डेंसिटी के साथ में, भाई वाटर की डेंसिटी अगर ग्राम के अंदर में बात करूं तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। अब इसका मतलब क्या है कि मैं इसका छोटा सा हिस्सा काट लूं ना, यहां से 1 सेंटीमीटर क्यूब का हिस्सा काट लूं और उसका मैं वेट मेजर करूं, उसका थोड़ा सा जो मास निकलेगा उसको मैं मेजर करूं, तो उसका वेट होता है 1 ग्राम। अब कितना वॉल्यूम है तो मैं उसको उससे मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाऊंगा, जितना वॉल्यूम होगा उतना इसका क्या होगा, बेसिकली वेट हो जाएगा, क्योंकि ये अपने आप में 1 डिफाइन कर रखा है इसको। तो इस 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब यही है। अच्छा जी, अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो इसका हमने डिफाइन कर दिया, मान लेते हैं 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसका छोटा सा हिस्सा जिसका एरिया जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है उसको मैं उठा लूं यहां से बाहर, और इसमें जितने पार्टिकल्स हैं उनको मैं वेट करूं, तो उसका जो वजन है वो हमारे पास में 2 ग्राम आएगा। इन डेंसिटीज का मतलब यही होता है। बहुत से लोगों को मैंने देखा डेंसिटी नाम आते ही घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, दिमाग के अंदर में एक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर इमेज बना लेनी है कि डेंसिटी का मतलब है कि उसका इतना वॉल्यूम अगर मैं निकालूं और उसको मैं एक तराजू के ऊपर में, एक वेइंग मशीन के ऊपर में मेजर करूं, तो उसका जो मास आएगा
वो उसकी डेंसिटी होगी, यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम हम बात करेंगे तो उसकी डेंसिटी को वो डिफाइन करेगा। तो घबराना नहीं आगे से डेंसिटी से, क्योंकि फ्लूइड में सबसे ज्यादा डेंसिटी का ही यूज होगा, ना मैं वहां पर मास का यूज करूंगा ना वॉल्यूम का यूज होगा, वहां पर मैक्सिममली हम डेंसिटी टर्म का यूज करते हुए चलेंगे। ठीक है जी। तो दो डेंसिटी होगी मेरे पास में, एक डेंसिटी होगी ये मीडियम की, यानी कि जो मैंने कोई भी लिया है ये वाला, और दूसरा जो हमने लिया है वो हमने वाटर का ले लिया। तो रिलेटिव की बात ये होती है कि आप अपने मीडियम को किससे कंपेयर करें, वाटर के साथ में कंपेयर करें, तो ये जो हमारे पास में आएगी इसको आप बोलेंगे स्पेसिफिक डेंसिटी। और जनरली आप इसके अंदर में ये पाएंगे कि ये पूरी कैलकुलेशन आपको किसके अंदर में देखने को मिलती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर में देखने को मिलेगी। अब मैं क्वेश्चन के अंदर में देखना बड़ी खूबसूरत तरीके से आपको गिवन होगा, द रिलेटिव डेंसिटी इज गिवन एज 2। भाई इनका कोई भी मत आया तो ये x हो गया मेरे पास में, और कहीं ना कहीं मेरे को उस क्वेश्चन के अंदर मैं ये क्या दे रहा हूं, ये मैंने दिया रिलेटिव स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द जो जो भी मीडियम है उसकी रिलेटिव स्पेसिफिक डेंसिटी मैंने दे दी है 2 आया भाई मेरे पास में, यानी कि ये रेशियो किस किस का है, उस मीडियम का रो ऑफ मीडियम डिवाइड बाय रो ऑफ वॉल्यूम आपको प्रोवाइड कर दिया गया। अब इससे क्या कंक्लूड करेंगे आप लोग, इससे ये कंक्लूड करेंगे, क्योंकि जरूरत हमें क्या पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी उस मीडियम की, जब न्यूमेरिकल हमने सोल्व करने हैं। तो यहां पर आपको दिया गया है स्पेसिफिक डेंसिटी दैट इज 2। तो आपको आइडिया यहीं से लगा लेना है कि ये स्पेसिफिक बोलने का मतलब है कि डेंसिटी ऑफ मीडियम डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। और वाटर की हमें बड़ी खूबसूरत तरीके से पता है कि ये होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ग्राम के अंदर में ही हम इसको डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास में स्पेसिफिक डेंसिटी होगी। इसीलिए कहा कि इसका यूनिट का बार बार हमें जरूरत पड़ने वाली है, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से हम डिफाइन कर देंगे। तो यहां मेरे पास में जो निकल के आया, यानी कि 2 जो वैल्यू आ रही है वो कहीं ना कहीं इस रो ऑफ मीडियम की है, तो इसकी डायरेक्टली हमें यूनिट पता लगी 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि नीचे वाला तो क्या हो गया 1 हो गया भाई। जब हम उसकी बात कर रहे हैं वाटर की डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो वो तो अपने आप में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। और तो ये जो आएगी हमारे पास में, हमें आगे से ये देखना है सीधा कि हमें दे दिया कि स्पेसिफिक डेंसिटी 4 है, तो डायरेक्टली आपको कंक्लूड कर लेना है कि रो ऑफ मीडियम हमारे पास में 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। क्यों भाई, क्योंकि वो दोनों का रेशियो है, तो ये अपने आप में 1 है, तो जो बचा हमारे पास में जो न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी निकल के आई है वो है क्या, वो बेसिकली इस मीडियम की ही डेंसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है भाई, इतना तो समझ में आ गया जी। ठीक है, अगर ये समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, प्रेशर को लेकर मैं डिफाइन करना चाहूंगा। ये डेंसिटी आप लोग की क्लियर हो गई होगी आई होप, कि क्या हमारे पास में रिलेटिव या स्पेसिफिक डेंसिटी होती है, क्या हमारे पास में जो मास होता है, क्या वॉल्यूम होता है, और कैसे हमारे पास में जो कन्वर्जन है वो देखने पड़ते हैं। ये 3 कन्वर्जन आप लोग अच्छे से ध्यान में रख लेंगे। चलो भाई अब देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास में निकल कर आएगा जिसको आप सभी जानते हैं प्रेशर के नाम से। और इसमें बहुत से लोगों को कंफ्यूजन रहती है। कंफ्यूजन क्या, उनको एग्जैक्टली पता ही नहीं होता कि कैसे हमें प्रेशर को डिफाइन करना होता है। हम डिफाइन कर देते हैं कि प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी। अरे भाई उसका रीजन तो बताओ, क्या उसके पीछे लॉजिक है, कैसे आप लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि प्रेशर आप लोगों ने जर्नल एक डेफिनेशन ली है, फोर्स अपॉन में एरिया, दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, फिर कैसे आप इसको प्रेशर को अपना स्केलर क्वांटिटी बना दे रहे हो भाई। आखिर कौन सा कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है इन सब चीजों के लिए। चलो पहले इसकी प्रेशर की कुछ बेसिक बेसिक चीजें देख लेते हैं कि प्रेशर की क्या यूनिट होती है, सब जानते हैं पास्कल होती है भाई। ओके, दूसरा एक और यूनिट होती है इसकी एटीएम, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और जो 1 एटीएम होता है, अगर आप लोगों से को पूछ लेता है कि कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है कितने पास्कल के बराबर में होता है, तो इसकी वैल्यू होती है 1.01 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल भी आप इसको बोल सकते हैं। तो ये यूनिट्स आप लोग इसके अंदर में ध्यान रखेंगे। कई बार आपके एग्जाम के अंदर में ये वैल्यू पूछी गई है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर में होता है। एक बार तो ये पूछा गया है, एक बार ये पूछा गया है कि जो हमारे पास में 1 न्यूटन या फिर 1 पास्कल है वो कितने एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर में। तो कर लेंगे इसको कन्वर्जन, आपको सीधा क्या करना है 1.01 से डिवाइड कर देना है, तो पास्कल की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी। तो छोटी छोटी चीजें थी प्रेशर को लेके, वो आपको यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब मेरा मेन मुद्दा था इसको लेकर कि ये एफ बाई ए जो आपने लिखा है भाई, ये सही है या गलत है। चलो यहां पर मैं लिख देता हूं, जो आप जर्नली पढ़ते हुए आए हैं एफ डिवाइड बाई ए है। मैं कुछ आप लोगों के सामने ऑप्शन दे रहा हूं, आप मेरे को ये बताएंगे कि कौन सा सही है।
एक मैंने दिया फोर्स ये और इसका मैग्नीट्यूड ये डिवाइड बाई एरिया इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये अपने आप में क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, इतना तो पता है आपको, हमने स्ट्रेस टेन के अंदर में भी इन सब चीज़ों को देखा है। ये हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिख दिया। दूसरा मैं ये डिफाइन कर रहा हूँ एफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई एरिया। तीसरा मैं आपको टर्म दे रहा हूँ एफ वेक्टर डिवाइड बाई ए का परपेंडिकुलर वेक्टर, एफ परपेंडिकुलर डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। तो चार ऑप्शन आपके पास में, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। आप मेरे को ये बताएंगे कि कौन सा इसका राइट ऑप्शन है जिससे कि ये मेरे पास में स्केलर क्वांटिटी बन जाएगी। तो आप इसके ऊपर में दिमाग लगाओ और मेरे को जल्दी से इसका आंसर बताओ, ए है या बी है या फिर सी है या फिर डी है। कितने लोग बोलते हैं सी है, कितने लोग बोल रहे हैं डी है, कितने लोग बोल रहे हैं ए है और कितने लोग बोल रहे हैं बी है। अजी हमें तो सबको कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे हम इसको डिफाइन करें। चलो कोई इशू नहीं, अभी मैंने चारों पे टिक कर दिया है। अब देखते हैं कि किस में क्या गलती आई हुई है और कौन सा मेरे लिए गलत है और कौन सा सही है, और किससे मैं अपने इस एग्जैक्ट स्केलर टर्म को डिफाइन कर रहा हूं अपने प्रेशर को लेके। तो इसके लिए आप ये समझो कि मेरे पास में एक एरिया है ये वाला, क्योंकि मेरे पास दो चीजें, एक फोर्स है और एक एरिया। इतना समझ में आता है ना कि किसी भी एरिया पे एक फोर्स लग रहा होगा। ठीक है भाई, अब ये फोर्स लगाया मैंने, ये एरिया कंसिडरेशन में लिया है और यहां से मैं एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं ये वाला। तो ये फोर्स अपना एक इफेक्ट दिखा रहा होगा इसके ऊपर में, जो एरिया आपने कंसिडर में लिया ये इसको प्रेस कर रहा होगा, यानी दबाव डाल रहा होगा उसके ऊपर में। ठीक है भाई, ये हमें समझ में आ गया कि हाँ ये फोर्स है और ये हमारे पास में एरिया था, इन दोनों का मैंने रेशो ले लिया। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा कर दूं इस केस के अंदर में कि ये जो फोर्स थी इसको मैं थोड़ा सा टिल्ट करके लगा दूं, यानी कि एंगल बनाकर इसके ऊपर में लगा दूं, ये थीटा एंगल मैंने इसके साथ में मेड कर दिया जो इसका हॉरिजॉन्टल सरफेस था। अब ये फोर्स देखो, ये फोर्स क्या कर रही है, इस पॉइंट पर लग रही है, लेकिन क्या ये पूरी फोर्स इस सरफेस को प्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? नहीं समझे भाई, मैंने एक एंगल पे फोर्स लगाया। तो जब भी हमारे पास में कोई भी फोर्स या फिर कोई भी वेक्टर एक एंगल पर लगता है तो कंफर्म है कि हमें उसको दो वेक्टर्स के अंदर में रिजोल्व कर लेना होता है। तो यहां पर रिजोल्व जब कम करने बैठे तो अगर फोर्स मैं ऐसे लगा रहा हूं तो इसका एक कंपोनेंट तो चला गया ये वाला और एक कंपोनेंट आ गया डाउनवर्ड साइड में जो इसको नीचे की तरफ में प्रेस कर रहा होगा। ये जो कंपोनेंट है ये वाला, ये ध्यान देखो, ये वाला जो बता रहा हूं मैं, ये वाला रेस्पॉन्सिबल होगा इस सरफेस को आगे खिसकाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर में फोर्स लग रहा है और फोर्स लग रहा है तो मास इनटू में एक्सेलेरेशन होगा। अगर ये बिल्कुल रुका हुआ सरफेस है यानी कि हमने इसको रिजिड बना रखा है तो एक्सेलेरेशन नहीं आएगा, यानी कि फोर्स उस डायरेक्शन में जीरो हो जाएगी, कोई भी उसके अंदर में एक्सेलेरेशन डेवलप नहीं होगा। वो फोर्स जरूर रहेगी लेकिन उसका कोई इफेक्ट नहीं आ पाएगा, एक्सेलेरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन ने उसको बैलेंस कर रखा है। लेकिन अगर ये सरफेस रिजिड नहीं होता, नीचे से मैं हटा देता तो बॉडी क्या कर जाती, मूव कर जाती। लेकिन इसके सरफेस पे नॉर्मली इसको कौन प्रेस करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है? जब हमने प्रेशर की बात करी थी तो हर तरफ में उसके ऊपर में नॉर्मल जो फोर्स लगता है वही कंपोनेंट हम कंसीडर में करते हैं। तो इस फोर्स का ये कंपोनेंट है जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। नहीं समझ रहे भाई, ये मेरे पास में सरफेस था, ये मेरे पास में एक सरफेस है, इस सरफेस पे मैंने फोर्स लगा दिया, ये इसको मैं थोड़ा एक्सटेंड करूं आगे तो इसके दो कंपोनेंट्स को मैं रिजोल्व कर सकता हूं, एक ये वेक्टर हो गया और ये वेक्टर हो गया। ये दिखाने के लिए होता है एक्सटेंड करने का, क्योंकि मैं यहां पर भी करके दिखा सकता हूं, ऊपर भी कर दूंगा, लेकिन ये बेटर है कि जिस पॉइंट पर हमने टच किया उसी की फॉर्म के अंदर में चलता चला जाऊं। अब किसी का दिमाग आना चाहिए आपने नीचे की तरफ में क्यों रिजोल्व किए भाई, फोर्स की डायरेक्शन देखो ना ऐसे रहेगी। जब आप इसके अंदर में पैरेललोग्राम रूल लगाओगे तो ये कुछ इस तरह से जाकर अटैच होंगे ये अपने, तो इसलिए हमें इसी डायरेक्शन में इसके वेक्टर्स को रिजोल्व करना होता है। ठीक है भाई, इतना तो आप सभी को आता होगा इसमें। अच्छा, अब ये जो कंपोनेंट है ना, ये एरिया हमने कंसीडर किया क्योंकि मेरा मेन मोटिव था इस एरिया पर लगाना, और इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है वो ये है, इसका कंपोनेंट जो कि नीचे की तरफ में जा रहा है, यही तो है। तो ये हुआ कौन सा, ये इसका परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया, और ये किस पे लग रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है, उस पर्टिकुलर एरिया पे लग रहा है ना। अब किसी के दिमाग में ये आना चाहिए भाई, ठीक है आपने परपेंडिकुलर कंपोनेंट ले लिया तो एरिया का भी तो कंपोनेंट ले सकते थे आप, बिल्कुल ले सकता था भाई मैं, लेकिन देखो उसके अंदर में दिक्कत क्या आ जाती। अगर मैं फोर्स को एज इट इज रखता और एरिया का कंपोनेंट ले लेता तो एरिया का कंपोनेंट आता मान लो मेरे पास में ए कोस थीटा, इस केस के अंदर में
ये जो वैल्यू थी ये थीटा है, तो इसका कंपोनेंट आ रहा है, मैं पहले दोनों केसेस को ले लेता हूं। जब मैं फोर्स का कंपोनेंट ले रहा हूं तो फोर्स के कंपोनेंट के अंदर में इसका आएगा एफ साइन थीटा डिवाइडेड बाई जो इसका एरिया था वो। और जब मैं एरिया को कंसीडर में कर रहा हूं कि मैं एरिया के वेक्टर को भी तो रिजोल्व करके देख सकता हूं, तो उस केस के अंदर में फोर्स आपका कंप्लीट और डिवाइडेड बाई ए कोस थीटा आता। अगर मान लो कि ये हमारे पास में जो एंगल था यानी कि थीटा ये 90 डिग्री हो जाता, तो इस पॉइंट पर प्रेशर जो होता वो क्या होता, इनफाइनाइट हो जाता। यानी कि ये कंफर्म हो गया कि हमें कभी भी एरिया का कंपोनेंट नहीं लेना चाहिए। तो अब यहां पर देखो कि ये वेक्टर मेरे पास में था, तो ये ऑप्शन इसका गलत, क्योंकि मैं एरिया का परपेंडिकुलर वेक्टर नहीं ले सकता। रीजन बीइंग कि अगर मैंने परपेंडिकुलर वेक्टर ले लिया तो ये क्या हो जाएगी 90 डिग्री हो जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा प्रेशर लगने वाला इनफाइनाइट हो जाएगा। मैंने फोर्स तो वही लगाई है उसके ऊपर में, लेकिन प्रेशर क्या हो गया वहां पे इनफाइनाइट हो गया। अच्छा, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, यानी कि ये हमारे पास में ऑप्शन गलत। अब आ जाओ अगले पर। तो ये अगेन उसके अंदर में परपेंडिकुलर दे रखा है, तो ये भी मेरा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि मैं एरिया का तो कोई भी वेक्टर यूज नहीं कर सकता हूं उसके अंदर में। एरिया का कोई भी कंपोनेंट मैं यूज नहीं कर सकता, ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, और कंप्लीट मेरे पास में उसका मैग्नीट्यूड मुझे यूज करना पड़ेगा। इस केस को देखो, ये कंप्लीट फोर्स का मैग्नीट्यूड ले रहा है और ये कंप्लीट एरिया का मैग्नीट्यूड ले रहा है। एरिया तो ठीक है भाई, क्योंकि मैंने एरिया को जो डिफाइन किया है उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया है। यहां पर आप देखेंगे तो एरिया जो आया, मान लो इसके अगर कोई वेक्टर फॉर्मेशन के अंदर में भी एरिया होता मेरा, तो मैं इस पूरे एरिया वेक्टर की वैल्यू लूंगा ना, इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा। तो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका क्या होता है, ए का आप मैग्नीट्यूड यानी कि मॉडुलस ले लो। जैसे एक्स आई प्लस में वाई जे की फॉर्म के अंदर में अगर हमारे पास में गिवन होता, तो मैं इसका मैग्नीट्यूड कैसे डिफाइन करता, एक्स स्क्र प्लस में वाई स्क्र उस पूरे का रूट ले लेता, और इसी को हम डिफाइन कर देते इसका ए एरिया का जो हमारे पास में वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया भी अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है भाई, तो ये हमने एरिया इसका कंसीडर कर लिया। अब इस पे लगने वाला कोई भी फोर्स हो उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट हमें लेना है। तो इस केस में ये ऑप्शन भी मेरे पास में क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इसमें फोर्स का कंप्लीट उसने ले लिया। भाई अगर फोर्स ऐसे लग रही होती ना, तब तो मेरे लिए सही था, ठीक है भाई हमारे पास में सिंगल कंपोनेंट है हम डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन तब क्या होता, जब मैं उसको एंगल पर लगा देता, तब ये इक्वेशन कहां चली जाती, तो हमें एक जर्नलाइज इक्वेशन बनानी होती है, तो ये इक्वेशन भी मेरे पास में हो गई गलत। तो राइट आंसर कौन सा है, ये वाला। यानी कि आपसे अगर कोई भी कभी भी पूछ ले कि व्हाट इज प्रेशर, तो एक फिजिक्स के स्टूडेंट होने के नाते आपको ये बताना चाहिए प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट इज डिफाइंड बाय द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स डिवाइडेड बाय द मॉडुलस ऑफ द एरिया या फिर मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया। तभी आप इसको स्केलर क्वांटिटी बना सकते हैं, क्योंकि प्रेशर को हमने पढ़ रखा है इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आई होप आपको प्रेशर की एक बेसिक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। जो अभी तक आप लोग प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बोल देते थे, और कोई आपसे ये पूछ लेता था कि भाई क्या ये तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं और ये प्रेशर हमारे पास में स्केलर कैसे डिफाइन कर देते हो, क्या वेक्टर से वेक्टर को कैंसिल कर दें, कौन से बुद्धिजीवी हो भाई आप, ऐसा नहीं होता है। द राइट डेफिनेशन ऑफ द प्रेशर इज दिस वन। अगर ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई हैं तो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। प्रेशर की ये डेफिनेशन आप ध्यान रखेंगे भाई आगे से ना। अब मैं कुछ अपने टॉपिक्स की तरफ में बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक कोई भी कंटेनर ले लिया, कंटेनर क्यों ले रहा हूँ भाई, क्योंकि फ्लूइड के पास में अपनी कोई शेप एंड साइज नहीं होती है, और शेप एंड साइज नहीं है तो हम उसको किसी कंटेनर में रख के ही देखेंगे। अब ये फ्लूइड कुछ भी हो सकता है भाई, वाटर हो सकता है, ऑयल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिसका अपना कोई शेप एंड साइज नहीं है। इसमें मैं कोई भी फ्लूइड भर रहा हूं, मैं वाटर नहीं नाम लूंगा, कोई भी फ्लूइड हो सकता है इसमें। अब एक एक टर्म इसके ऊपर में ध्यान रखते हुए चलना। इस फ्लूइड की मैं कुछ क्वालिटी बता रहा हूं, यानी कुछ इसकी टर्म हम डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास में फ्लूइड मैंने लिया है, ये इसका जो एरिया है, यानी कि यहां पर ये जितनी हाइट पर है इसको मैंने नाम दे दिया कि ये इस ग्राउंड सरफेस से h हाइट पर है। ठीक है भाई, इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी समझ गए होंगे कि मास पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मैं छोटा सा एरिया 1 सेंटीमीटर क्यूब लूँ या जो भी जिस भी यूनिट के अंदर में डिफाइन की गई होगी उतना एरिया लिया, उसको मेजर किया और उसका वेट मुझे पता लगा कि रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है भाई, तो ये हो गया मेरे पास में ये। और
इस पॉइंट के ऊपर में जो नीचे गिवन है दिस वन, तो ये कितना वॉल्यूम इसका एरिया कितना हो गया इस सरफेस का, ये नीचे सरफेस के एरिया ए है। अच्छा, अब मैं इस पूरे ग्राउंड सरफेस की बात करूं, यानी कि ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसका जो सरफेस है इस कंटेनर का, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि पहले तो ये बताओ कि ये जो लिक्विड यहां पर भरा हुआ है मैंने, क्या इसके पास में वेट होगा? भाई अंडर ग्रेविटी नीचे अर्थ है, तो अर्थ तो क्या करेगी, इन पार्टिकल्स को नीचे खींच रही होगी, और किस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से खींच रही होगी? जी से खींच रही होगी। अब जी से खींच रही है तो ये पार्टिकल नीचे की तरफ में जाने की कोशिश करेंगे, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस पर क्या लगा रहे होंगे, दबाव लगा रहे होंगे, या फिर मैं कहूं एक प्रेशर वहां पर डेवलप कर रहे होंगे। और वो प्रेशर कौन सा लेंगे हम? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, क्योंकि मैंने कंटेनर अभी बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, तो जो प्रेशर ऊपर से पड़ेगा वही बेसिकली उसका क्या कहलाएगा, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रहेगा। ये तो बेसिक डेफिनेशन मैंने समझाने की कोशिश करी है कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसमें लेते हैं, लेकिन जनरली हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि कंपोनेंट वो परपेंडिकुलर ही यहां पर रहेगा। अच्छा, तो इस पॉइंट पर इस सरफेस के ऊपर में कोई ना कोई प्रेशर डेवलप हो रहा होगा, यानी कि कोई ना कोई वेट डेवलप हो रहा होगा। तो ये वेट कितना हो गया, ये हमारे पास में वेट हो गया, जो कि इसके ऊपर में एक नॉर्मल लगेगा, जो जो सरफेस के ऊपर में लगा रहा है, ये प्रेशर बना रहा है, तो ये सरफेस भी अपना एक नॉर्मल जनरेट करेगा इस वाटर को बैलेंस करने के लिए, ताकि नीचे की साइड में ना चला जाए इसको तोड़ के, तभी तो बैलेंस रहेगा ना फोर्स। तो ये नॉर्मल कितना लगाएगा, यहां पर इसके ऊपर में नॉर्मल लग रही है इसकी, जो हम बात करते हैं मास इनटू में ग्रेविटी को लेके, तो मास कितना आया, इसका मास रहेगा, ये हमारे पास में हाइट हो गया, ये इसका एरिया हो गया, और हमने अभी देखा था कि जो रो होती है यानी कि डेंसिटी होती है, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो मास के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रो इनटू में वी, और वी हमारे पास में क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। भाई ये पता है कि नहीं आपको कि जो बेस एरिया है और कितनी हाइट तक, भाई मैं खाली पेपर लूं और पेपर के ऊपर में मैं कहूं कि पानी इसके अंदर मैं भर सकता हूं, नहीं भर सकता, मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, तो थोड़ा ऊपर हाइट देनी पड़ेगी, थोड़ा फोल्ड करना पड़ेगा। तो एरिया ऑफ द बेस इनटू में जितनी भी हाइट आपने उसको प्रोवाइड करी है उतना पानी उसके अंदर में डाल सकते हो आप। तो ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है उसके एरिया ऑफ द बेस का और हाइट का। तो कभी भी आपको मास कैलकुलेट करना हो तो डायरेक्टली आप लगा सकते हैं रो ए एच, ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ये क्यों, कहां से आया, रोज की डेंसिटी हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि रो इनटू में वी इज मास और ए एच उसका वॉल्यूम आ गया। ठीक है भाई, तो इस केस के अंदर में जो नॉर्मल फोर्स लगेगी उसके मास इनटू में ग्रेविटी जो उसको खींच रहा है उसके बैलेंस करने के लिए लगेगी। तो नॉर्मल को मैं लिख सकता हूं कि रो इनटू में ए इनटू में एच इनटू में जी, और हमें ये जानकारी है कि नॉर्मल अपॉन एरिया यानी कि फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि नॉर्मल भी अपने आप में एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है, तो ये हमें देगा प्रेशर, और यहां से टर्म आएगी रो जी एच। आप बहुत अच्छे से इस इक्वेशन से फेमिलियर हैं, लेकिन कैसे निकलती है वो अभी आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्या इन सब चीजों के पीछे लॉजिक होता है। तो ये हमारे पास में क्या ही, ये जो आ रहा है ना इक्वेशन, इसको ध्यान से सुन लेना, अभी जो वर्ड बोल रहा हूं, इट इज ड्यू टू फ्लूइड, ये हमारे पास में फ्लूइड की वजह से आ रहा है जो हमने इसके अंदर में भरा हुआ है। एक और प्रेशर भी लग रहा होगा जो आउटसाइड लग रहा होगा, जो प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा होगा। तो अगर मैं कहूं कि इस सरफेस के ऊपर में टोटल प्रेशर कितना है, टोटल प्रेशर, तो टोटल प्रेशर आप डिफाइन करेंगे पी नोट प्लस में रो जी एच। ठीक है जी, ये आ गया हमें समझ में। तो अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दे देना भाई कि ये मेरे पास में सरफेस है, ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसको मैंने कंटेनर को कुछ ऐसे लिया हुआ ये वाला, और यहां पर मैंने कंटेनर को लिया ये, और इसमें मैंने भर दिया फ्लूइड भाई, पूरा इसके अंदर में फ्लूइड भर दिया ये वाला। और मैं 3 क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूं इसके अंदर में। एक पॉइंट मैंने लिया ये जो कि यहां से इतनी दूरी पर है, एक पॉइंट मैंने लिया इसके इस सरफेस से यहां पर, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, और यहां पर मैंने एक पॉइंट लिया सी, दिस इज सी पॉइंट। इस पूरे कंसिडरेशन में मैंने 3 पॉइंट्स को कंसिडर कर लिया इस पूरे कंटेनर के। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि प्रेशर का जो वैल्यू है वो कहां पर कम होगा या फिर कहां पर ज्यादा होगा। मैं ऑप्शन आप लोगों को प्रोवाइड कर देता हूं इसके। पहला ऑप्शन जो रहेगा दैट इज पी ए इज ग्रेट इक्वल टू पी सी एंड ग्रेटर देन पी बी। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी, यानी कि यहां पर प्रेशर यहां पर तीनों पे सेम, या फिर पी बी ग्रेटर देन पी ए इक्वल टू पी सी। और अगर आप बता पा रहे हैं तो उसका लॉजिक भी दे देना भाई, क्यों ग्रेटर देन पी बी
ग्रेटर देन पीसी। तो ये 3 ऑप्शन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बार बार आपके न्यूमेरिकल्स के अंदर में पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर में, तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए कि आखिर किसके अंदर में ज्यादा प्रेशर है, और इक्वल है तो क्यों है सभी के अंदर। तो सभी का आंसर आ गया होगा, आ गया तो अपने मन ही मन उसको रख लो भाई तैयार। अब मैं उसको सोल्व करवाता हूँ। किसी का आया होगा थर्ड, आया होगा किसी का आ रहा होगा फर्स्ट, किसी का आ रहा होगा सेकंड। अगर सेकंड आ रहा है तो आप थोड़े बहुत पढ़ने लग गए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, समझो इस चीज को। अच्छा आ रहा है तो भाई उसका लॉजिक बता दोगे आप मेरे को, क्या लॉजिक है इसके पीछे? लॉजिक नहीं पता जी, बस हमने रट रखा है इस चीज को कि हाँ, जब भी आप किसी कंटेनर के अंदर में लोगे तो उसका प्रेशर जो होता है वो हमेशा बराबर रहता है हर पॉइंट के ऊपर में। मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, ग्राउंड सरफेस जो यहाँ पर मैंने यूज किया ना, इस सरफेस के ऊपर प्रेशर पूछ रहा हूँ मैं, किसी इंटरमीडिएट पोजीशन पर नहीं पूछ रहा हूँ। उसके बारे में बात करेंगे हम, सरफेसिस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वहां पर हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। अभी जर्नल जर्नल डिस्कशन चल रहा है अभी। तो इसमें देखो आप कि मैं जब इस पॉइंट की बात करूं, बी पॉइंट की, तो बी पॉइंट का प्रेशर कितना है भाई? तो बी पॉइंट का प्रेशर डिफाइन करेंगे पी नोट प्लस में रो जी एच। अगर आपने किसी ने सोचा होगा कि भाई ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, ये ऑप्शन भी हो सकता है, तो तीनों केसेस के अंदर में आप पा रहे हैं कि इन तीनों केसेस के अंदर में कि यहां पर प्रेशर का एक डिफरेंस है। और प्रेशर का डिफरेंस होने से एक छोटी सी चीज आपको पता होगी कि फ्लूइड जो होता है वो क्या कर लिया जाता है, फ्लो करने लग जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस। क्या यहां पर इस कंटेनर में फ्लूइड जो है वो मूव कर रहे हैं, मतलब इधर उधर हिलडुल रहे हैं? नहीं हिलडुल रहा। तो कंफर्म है कि तीनों ही पॉइंट पर जो प्रेशर है वो हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। ऑप्शन तो हमें समझ में आ गया। अब मैं उसका लॉजिक देता हूं आप लोगों को कि क्या क्या हो रहा है इंटरनली, ऐसा हो क्या रहा है। जब आप देखेंगे कि पी नोट रो जी एच इस पॉइंट के ऊपर में प्रेशर बन रहा था, जब मैं इस पॉइंट पर आऊंगा, ए पॉइंट पर आऊंगा, तो ए पॉइंट के ऊपर में जो प्रेशर आप डिफाइन करेंगे, तो यहां से इस पॉइंट से देखना भी आप, ये जो सरफेस है, कंटेनर का सरफेस है, ये भी अपना एक नॉर्मल इसके ऊपर में लगा रहा होगा, फ्लूइड के ऊपर में। ये मेरे पास में नॉर्मल लगा रहा है, और इस नॉर्मल का परपेंडिकुलर कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा। हालांकि इसका जो लिखेंगे रो जी एच वन फ्लूइड लगा रहा है मेरे पास में, लेकिन जो यहां पर प्रेशर, ये कंपोनेंट यानी कि जो सरफेस आपने लिया हुआ है, जो कंटेनर का सरफेस हमारे पास में है, ये उस लिक्विड के ऊपर में एक नॉर्मल लगा रहा है, और इस नॉर्मल का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इस पॉइंट पर वही प्रेशर डेवलप करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है जो प्रेशर इस बी पॉइंट पर होगा। ठीक उसी तरह से इस पॉइंट की बात करूं यहां पर, तो यहां पर भी एक नॉर्मल लग रहा हो, हर पॉइंट पर लग रहा है वो, मैं कोई भी एक पॉइंट मैंने कंसीडर किया बस, यहां पर कहीं भी कर सकते हो आप, यहां पर भी कर सकते हो। तो यहां पर भी सरफेस अपना एक नॉर्मल जनरेट कर रहा होगा, उस फ्लूइड के ऊपर में लगा रहा होगा, और उस फ्लूइड का एक नॉर्मल कंपोनेंट, इस फ्लूइड का एक नॉर्मल कंपोनेंट, क्योंकि ऊपर से तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, ये हाइट कम हो गई है, H1 हो गई है, ये H हाइट थी, तो जो प्रेशर था फ्लूइड का वो रो जी एच पर डिपेंड करता है। तो H हमारी चेंज हो रही है तो प्रेशर चेंज हो रहा है, लेकिन हम कह रहे हैं कि तीनों ही पॉइंट पर प्रेशर सेम है। उसका रीजन ये है कि ठीक है भाई, आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आप चेंज नहीं कर सकते हो, ये हाइट आपकी जरूर चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड ये मेरे पास में डेवलप हो रहा है। तो ये फ्लूइड की वजह से डेवलप हो रहा है, यहाँ पर H1 होगी तो ये तो अलग हो गया इसका प्रेशर। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए एक पी नोट आया मेरे पास में, जो बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके ऊपर में लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, तो ये जो सरफेस है इसके ऊपर में एक नॉर्मल लगा रहा है, तो उस नॉर्मल का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसको नीचे प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, और वो कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल है कि तीनों पॉइंट यानी कि प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी इक्वल टू प्रेशर एट सी बना रहे। तो ये पॉइंट जो है आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे कि तीनों पॉइंट पर प्रेशर सेम रखने का क्या लॉजिक रहता है। ठीक है भाई, अगर ये आप लोगों को समझ में आ गया तो मेरे को इसका आंसर दे दो आप लोग कि ये हमारे पास में एक ट्यूब है कोई भी, और एक दूसरा सरफेस में ले रहा हूं कुछ इस तरह का, दोनों में मैंने लिक्विड भर दिया है,
यहाँ पर भी लिक्विड भर दिया है, और दोनों की हाइट जो है वो h है, ये भी h है और यहाँ पर भी h है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो नीचे का सरफेस है इसके ऊपर में कितना प्रेशर होगा। तो आप सभी का आंसर समझ में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जहां पर भी मैं सरफेस की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं उसके एच पर डिपेंड करता है वो। तो जो हमारे पास यहाँ प्रेशर होगा, यानी कि पी नोट, ऊपर से जो प्रेशर लग रहा है पी नोट प्लस रो जी एच, इसकी डेंसिटी हमने रो मानी हुई है, एच हाइट पर है, ये जी नीचे ग्रेविटी के कारण में चल रहा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो वो बेसिकली उसकी एच पर डिपेंड कर रहा है, उसकी हाइट पर डिपेंड कर रहा है। तो दोनों का प्रेशर क्या रहेगा, पी नोट प्लस में रो जी एच। जनरली हम क्या करते हैं, इस पी नोट को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, डायरेक्टली हम रो जी एच को लिख देते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू आएगी उसके अंदर 1.01 कुछ इस तरह से आप लोग ऐड ऑन करेंगे तो इतना कोई फर्क उसके अंदर में नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि ये भी वहां पर कंसिडरेशन के अंदर में रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी वहां पर रहता है। जब हम कैंसिलेशन वगैरह करते हैं तो दोनों साइड में, जब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के कंसिडरेशन में चलते हैं तो दोनों साइड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ज्यादा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप रो जी एच भी बोल सकते हैं। और टोटल प्रेशर की बात करें तो आप पी नोट उसके साथ में जोड़कर चलेंगे। ये रो जी एच ध्यान रखेंगे, दिस इज बिकॉज ऑफ द फ्लूइड, ये फ्लूइड का प्रेशर होता है। और ये बाहर जो एटमॉस्फेयर के अंदर में एयर पार्टिकल्स हैं वो एक प्रेशर हमारे ऊपर में डेवलप कर रहे हैं, तो ये उनकी वजह से होता है। ठीक है, अगर ये भी आ गया तो अब एक क्वेश्चन और लिख लो भाई। ये भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक सरफेस, कोई कंटेनर है, उसको मैं दो लिक्विड से भर रहा हूँ, नीचे लिक्विड भर दिया। बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं इसके अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन, बस आपकी बेसिक्स के ऊपर में पकड़ अच्छी है तो आप इजीली कर लोगे उसको। अब देखो, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से उठाता हुआ लेके चल रहा हूँ आपको। शुरू में आपको लगता है कि चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन धीरे धीरे जब आप एडवांस लेवल पर पहुंचते हैं तो आपको पता लगता है कि हाँ, बहुत कुछ पढ़ना हमें बाकी है। इसकी मैं डेंसिटी दे रहा हूँ रो वन, इसकी डेंसिटी प्रोवाइड कर दी रो टू। दो अलग अलग लिक्विड मैंने भर दिए, जो आप लोग देखते हैं कि पानी है उसके ऊपर में आप ऑयल डाल देते हैं तो वो ऊपर तैर रहा होता है ना, इस तरह से, वो चीज़ यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं। तो ये देखो, जो लिक्विड ये वाला मेरे पास में, ये लेंथ जो गिवन है ये L1 लेंथ तक भरा हुआ है, और ये नीचे वाला जो है ये L2 लेंथ तक भरा हुआ है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि टोटल प्रेशर कितना होगा यहाँ पर, कौन सी जगह पे, जो इसका सरफेस है। अभी मैं सरफेसिस को लेकर बात कर रहा हूँ, अभी इनके दीवारों की बात नहीं कर रहा हूँ कि उसके कंटेनर के सरफेस जो फेसिस हैं उन पे कितना होगा, क्योंकि ये वेरी करेगा, ये प्रेशर वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स हैं, फिर यहाँ पर और वजन बढ़ गया उसका, यहाँ पर आओगे थोड़ा और बढ़ गया, तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर में देखेंगे धीरे धीरे, जब कंटिन्यूटी हमारी चलती रहेगी। तो यहाँ पर प्रेशर डिफाइन करने के लिए बोला गया, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। ऊपर से हमारे पास में प्रेशर पड़ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नोट, तो मैं पी टोटल की बात करूं तो पी नोट आ गया टोटल प्रेशर। इस सरफेस पे नीचे कौन, ऊपर वाला प्लस में कौन आएगा, ये वाला जो सरफेस, जो लिक्विड हमने यूज किया या फ्लूइड हमने यूज किया है, ये प्रेशर बना हो रहा होगा रो वन जी इंटू में L1। भाई रो जी एच होता है ना, तो रो इसका ये हो गया, रो वन आ गया, जी अंडर ग्रेविटी है और एच कितनी हाइट तक हमारे पास में गिवन है, प्लस जो दूसरा लिक्विड है इसकी डेंसिटी है रो टू, कितनी ग्रेविटी के कारण में कर रहा है जी के, और कितना इसका आ गया L2। तो टोटल प्रेशर इसकी बॉटम सरफेस पे जो बना है वो कॉम्बिनेशन है रो नोट का, रो वन जी L1, रो नोट जी L2। तो यही मैं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर में आपको प्रोवाइड कर देता, तो आप इजीली बता देते इसको कि 1 मीटर मैंने ले लिया, इसकी वैल्यू मैं आपको प्रोवाइड कर दूं टू, हमारे पास में चाहे केजी के अंदर में बात करूं, हालांकि इतनी बड़ी यूनिट्स के अंदर में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते, बस न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ध्यान होनी चाहिए कि क्या न्यूमेरिकल वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं इसके अंदर में, चाहे आपको स्पेसिफिक करके भी देता, मान लेता वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 2 है, तो आप समझ आते कि अच्छा ये 2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, और ये 1 सेंटीमीटर में कर देता, तो आप सारी यूनिट्स को इसके अंदर में सम अप करके इसका आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, जैसे इसका मैंने दे दिया कि स्पेसिफिक 2 आ गया, लेंथ जो मैंने दी वो 2 सेंटीमीटर दे दी है। इसकी बात करूं तो रो स्पेसिफिक हमारे पास में आ गया 4, और लेंथ जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी मैंने 4 सेंटीमीटर। कर लो इसको सोल्व, इनके अंदर वैल्यूज रखनी है, आप इसको कैलकुलेट कर लो। पी नोट आपको पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू 1.01 हमारे पास में जो रहती है, आप उसके अंदर में भी इसको रखे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो टोटल प्रेशर का वैल्यू आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसका जो वैल्यू है वो हमारे पास में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का भी पता होना चाहिए, 1.01 इंटू में 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो जैसे भी कंसिडरेशन होगा। हाँ, ये ध्यान रखना कि अगर ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर में ले रहे हैं और ये आप प्रेशर जो है
इस पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो मीटर स्क्वायर के अंदर में डिफाइन कर रहे हैं, तो पूरी यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए। ये भी आप सेंटीमीटर और डाइन के अंदर में इसको डिफाइन करेंगे। अगर आपको आंसर डाइन के उसके अंदर में निकालना है सेंटीमीटर के अंदर में, या फिर आप इनको अपना कन्वर्ट कर लेना। कन्वर्जन बहुत जरूरी है, वरना आपका क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत आएगा। कन्वर्जन के लिए आप लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स के अंदर में एक दो वैल्यूज को कन्वर्ट करके देख लो, कैसे ग्राम से हम सेंटीमीटर, ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर से मीटर के अंदर में, मीटर से सेंटीमीटर के अंदर में। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आप इसके अंदर में कर सकते हैं। तो ये आज की क्लास थी जिसके अंदर में मैंने बेसिक आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया फ्लूइड मैकेनिक्स को लेके। नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उसके अंदर में हम बैरोमीटर और उससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है आगे की, तो आप मिस बिल्कुल मत करना उनको, और एक कंटिन्यूटी के साथ में आप चीज़ों को देखते हुए चलें। और जितना भी हमने अभी तक लेक्चर्स बनाए हैं उनको भी आपको एक कंटिन्यूटी के अंदर में देखना, ये नहीं कि कहीं से भी आप जंप करके किसी भी यूनिट के अंदर में आ जाओगे, फिर आपको ना परेशानी होनी शुरू हो जाएगी, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। बस आपको ये हो जाएगा हाँ जी मैंने कोर्स ले लिया, और कोर्स लेने के बाद में मैंने पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आने का रीजन यही होता है क्योंकि फिजिक्स के अंदर में आपके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो चीज़ों को इंटर रिलेट करके बनते हैं। ऐसा नहीं कि सीधा मैंने टॉपिक उठाया न्यूमेरिकल बेस्ड आपको क्वेश्चन दे दिए, वो कहीं ना कहीं पीछे की चीज़ों को जोड़ के आपको न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। जैसे आप काइनेमेटिक्स को जोड़ेंगे, एनएलएम को जोड़ेंगे, फ्रिक्शन को जोड़ेंगे, वर्क पावर एनर्जी को जोड़ेंगे, और वहां से उठा के मैं सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन दे दूंगा। तो ऐसे आपको इंटर रिलेट करने आने चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आप लोगों का। बाकी आप समझदार हैं, बहुत अच्छी चीज़ों को कवर अप कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। थैंक यू।